ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस मौजूद है और इस ट्रायल बैलेंस की मदद से मैं इंफॉर्मेशन लूंगा और इस साइट पर आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मैंने इनकम स्टेटमेंट का एक स्केच ड्रॉ किया है। ठीक है भाई, तो ट्रेडिंग बिजनेस में लास्ट टाइम मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको थोड़ा सा बताया उसके हवाले से कि आप इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनाएंगे, लेकिन वहां पर हमने डिटेल में बात नहीं की। वहां पर खास तौर पे मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है। यहाँ पर भी हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर थोड़ी ज्यादा बात करेंगे, लेकिन जो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कुछ चीजें जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाई उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो जो कंप्लीट फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, ट्रेडिंग बिजनेस से जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है वो किस तरह बनाई जाती है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस आपके सामने मौजूद है भाई। आपके पास जो वो कैश अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जनवरी 1 यहाँ पर आपके पास मौजूद है कितना, 80,000। ठीक है भाई। अच्छा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एक आपको मिलती है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब ही होता है स्टॉक। ठीक है, यानी बचा हुआ माल। होता क्या है कि अगर मैं कहूं कि लेट सपोज ये पीरियड मेरे पास जो है ये पीरियड 2017 का है और ये पीरियड स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है जनवरी 1 2017 से लेकर और दिसंबर 31 2017 तक। राइट, ये आपका पीरियड है, जनवरी 1 पे स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हो रहा है? ये दिसंबर 31 2017 पर। तो जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कब मिलेगा मुझे? जनवरी की पहली तारीख 2017 पर। ठीक है भाई, और इस डेट पर जो मुझे ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? यहां पर आपको नजर आ रहा है 80,000 का। ठीक है, अब ये 80,000 का बैलेंस जो इस साल के लिए 2017 के लिए क्या है, मेरा ओपनिंग बैलेंस है, यही बैलेंस पिछले साल यानी 2017 के लिए क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस या एंडिंग बैलेंस होगा। राइट, उसी बैलेंस को उठाकर हम क्या करते हैं, इस साल पर लेकर आते हैं। सेम बैलेंस है, सिर्फ फर्क कहां पर आ रहा है? पीरियड में फर्क आ रहा है। यानी 2016 का पीरियड भी कहां से शुरू हुआ होगा? जनवरी 1 2016 से लेकर दिसंबर 31 2016 तक। और उसी तरीके से 2017 का जो पीरियड है वो भी स्टार्ट कहां से हो रहा है? जनवरी 1 2017 से लेकर दिसंबर 31 2017 तक। तो जो लास्ट क्लोजिंग थी दिसंबर 31 2016 पर, जो मेरी एंडिंग इन्वेंट्री थी, वही एंडिंग इन्वेंट्री मेरे लिए 2017 की क्या बन गई? ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई, जो आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे नजर आ रही है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है हमारे पास? आगे आपको बताता है परचेजेस। हमने जो पूरे साल भर में यानी जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 तक पूरे साल के दौरान हमने जो टोटल माल खरीदा है वो कितना खरीदा है? यहां पर आपको दिया गया है 3 लाख रुपए। इसी तरीके से परचेज रिटर्न आपके पास मौजूद है, परचेज डिस्काउंट आपके पास मौजूद है, सेल्स अकाउंट है, सेल्स रिटर्न है, सेल डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और आलम्स कैपिटल। इस तरह ये कंप्लीट एक ट्रायल बैलेंस आपके पास मौजूद है। राइट, उसके बाद अगर आप ट्रायल बैलेंस के बिल्कुल नीचे देखें तो आपको नजर आ रहा है कि एंड में बाहर लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में नहीं होगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31 2017 रुपीज 100,000। यानी कि ये वो माल है जो क्या होगा, जो बच गया, जो इस साल दिसंबर 31 2017 पर बिकने से रह गया, जो हम नहीं बेच पाए, बच गया माल। ठीक है भाई, हुआ क्या? जनवरी 1 पे मेरे पास कुछ माल था, पूरे साल के दौरान मैंने कुछ माल और खरीदा। ठीक है, और फिर उसमें से क्या कर दिया मैंने? माल बेचा भी तो है, तो बेचने के बाद जो माल बच गया मेरे पास वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। और वो कितना है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है? 1 लाख रुपए। ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, एक सिचुएशन होगी जहां ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। मैं आपको बताऊंगा उसके रीजंस। और ये यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों लिखा हुआ है, ये रीजन भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे तो वहां बताऊंगा। असल में मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना चाहता हूं कि फॉर्मेट क्या है और कुछ अहम बातें हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बात बेहतर समझ आएगी। अगर मैं सारी बातें आपको एक ही लेक्चर में बता दूंगा तो फिर आपके लिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इस वजह से बेहतर ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, एक एक करके बात आराम से हम बातों को समझे तो ज्यादा बेहतर तौर पे बात को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या करना है मुझे बनानी है यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट। मैंने ये 3 कॉलम बनाए, 1 2 3, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये आउटर कॉलम है, उसके बाद ये इनर कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं? इनर कॉलम। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं ऊपर टॉप पर क्या लिखूंगा? सेल्स लिखूंगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था।
ठीक है भाई, तो सेल्स की अमाउंट हम सबसे पहले लिखेंगे अपने पास, ये लिख लिया मैंने यहाँ पर सेल्स। ठीक है भाई, अब सेल्स मेरे पास कितनी मौजूद है मुझे बताया गया सवाल में। अच्छा यहाँ पे लिख लें आप लोग ऊपर ना रुपीस, तीनों कॉलम में आप क्या कर लें रुपीस। ठीक है भाई, क्योंकि सारे जो भी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे वो किस में होगा, वो किस करेंसी में होगा, पाकिस्तानी रुपीस में होगा, तो इसलिए जो वो इसको रुपीस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है भाई, अच्छा भाई, अब यहाँ पर मुझे सेल्स लिखनी है और सेल्स देखें ये मौजूद है। सेल्स आपको बताई गई है कितनी, ये आपको सेल्स आपको नजर आ रही है कितनी भाई, 5 लाख रुपए की। ये सेल्स आपने उठानी है यहाँ से और यहाँ लिख देनी है। कितनी है सेल्स आपकी भाई, 5 लाख। ठीक है भाई, उसके बाद आपने क्या करना है, इस सेल्स में से माइनस करना है सेल्स रिटर्न। ये वाली बातें मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में बता चुका हूँ। सेल्स रिटर्न अगर मैं देखूं तो मुझे सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कितना, 40,000 रुपए। तो ये 40,000 रुपए सेल्स रिटर्न में यहाँ लिख दूंगा, इसमें से माइनस करा दूंगा। और इसी तरीके से जो अगली चीज मैं इसमें से माइनस करूंगा वो क्या होगा, वो होगा सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, सेल्स डिस्काउंट को भी हम यहां से माइनस करेंगे और वो कितना गिवन है आपको, 20,000 का। ये लिख दिया आपने इसके सामने सेल्स डिस्काउंट 20,000 रुपए का। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप ये देखें कि 5 लाख रुपए में से टोटल कितना माइनस हो रहा है, 40 माइनस करेंगे और 20, टोटल कितना माइनस हो रहा है, 60,000 रुपए माइनस हो रहा है। तो ये बचेगा कितना मेरे पास, ये बचेगा 4,40,000 रुपए। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा नेट सेल्स। ठीक है भाई, समझ आ गई यहां तक के बाद। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि क्या करना है, आपने इसमें से माइनस करना है। क्या चीज माइनस करनी है आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखी है मेरे पास, मैं वो लिखूंगा। तो यहां लिख देते हैं भाई मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी वाली भाई, ओपनिंग, या इसको हम बिगिनिंग इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, बिगिनिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग मेरे पास कितना गिवन है, आपके पास 80,000 रुपए का गिवन है। यानी साल की पहली तारीख पर आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल था, जो माल अवेलेबल था, वो कितना था आपका, 80,000 रुपए का। ये पहले से आपके पास मौजूद था जब साल क्या हुआ, शुरू हुआ। साल कौन सा है, 2017 का। तो कितना माल आपके पास रखा हुआ था पहले से, 80,000 रुपए का। इसको मैं लिख रहा हूं कहां पर, देखें इनर कॉलम में लिख रहा हूं। ठीक है, आप जब कंप्लीट हो जाएगा स्टेटमेंट तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग मैंने कहा लिखा, इसको इनर कॉलम में लिखा। कितना लिखा मैंने, 80,000 रुपए। ठीक है भाई, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्या किया था, डायरेक्टली इसके अंदर ऐड करवा दिया था परचेजेस। लेकिन इस बार मैं उस वर्ड को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मैं परचेजेस नहीं लिख रहा बल्कि क्या लिख रहा हूं, नेट परचेजेस लिख रहा हूं। और समझाता हूं मैं इस बात को कि ये नेट परचेजेस आखिर क्या है। ठीक है भाई, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, ऐड करने जा रहे हैं। क्या ऐड करने जा रहे हैं भाई हम, नेट परचेजेस। अब चूंकि मुझे नेट परचेजेस की भी अमाउंट नहीं पता, देखिए भाई मुझे क्या करना है, मुझे अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आ जाए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर सोचें आप, बाकी सारी बातों को भूल जाए फिलहाल, थोड़ी देर के लिए भूल जाए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मेरे पास क्या है भाई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। और इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के अंदर क्या ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं नेट परचेजेस। ठीक है, यानी इस नेट परचेजेस को किस में ऐड कर रहा हूं मैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के अंदर ऐड कर रहा हूं। अब नेट परचेजेस पहले मुझे मालूम करना होगा। और अगर मैं कहूं कि मैं दो चीजों को ऐड करता हूं, यानी मैं 5 और 4 को ऐड कर रहा हूं, तो क्या करूंगा, 5 के नीचे लिखूंगा ना 4 को। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री में मुझे नेट परचेजेस ऐड करना है, तो इसका मतलब मुझे 80,000 के नीचे नेट परचेजेस लिखना चाहिए। लेकिन मसला क्या है कि नेट परचेजेस मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, मुझे पहले नेट परचेजेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक कॉलम और अंदर आना पड़ेगा, ताकि उसका टोटल ले जाकर फिर मैं क्या कर सकूं, उसको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के अंदर ऐड कर सकूं। ठीक है भाई, तो और अंदर एक कॉलम में आएंगे और वहां पर कैलकुलेशन करेंगे। बात को स्टार्ट करेंगे कहां से, परचेजेस से। जो परचेजेस आपको गिवन है कितने की, 3 लाख रुपए की। नेट परचेजेस जानने के लिए आपने ये वाली परचेजेस लेनी है और इन परचेजेस को क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस परचेजेस कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप पहले यहां पर, ग्रॉस परचेजेस। तो ये मैंने लिख दी भाई सबसे पहले अपने पास ग्रॉस
परचेजेस। कितनी है ग्रॉस परचेजेस? आपने कहा 3 लाख, और इसको कहां लिखूंगा मैं? इनर कॉलम में लिखूंगा, इनर कॉलम में, सॉरी। ठीक है भाई, 3 लाख रुपए की ग्रॉस परचेज हो गई। इसमें मैं फर्दर ऐड करूंगा, क्या चीज ऐड करूंगा? देखें, समझे बात को। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं माल खरीद रहा हूं, माल की कॉस्ट है और वो कितनी है? वो है 3 लाख रुपए। मैंने 3 लाख का माल खरीदा। मान ले भाई, ये माल मैंने खरीदा था कहां से? लाहौर से खरीदा, और मुझे ये माल लेकर कहां आना है? कराची आना है। तो क्या करूंगा भाई? लाजमी सी बात है, मुझे कोई ना कोई क्या करना पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी। अब जो ट्रांसपोर्टर है, जिसके जो मेरा माल रख के लाहौर से यहां पर लेकर आएगा, ठीक है, किसी भी चीज के मतलब ट्रांसपोर्टेशन यूज करेगा ना वो उस चीज को, राइट? तो क्या करूंगा मैं? उसके ऊपर उसको क्या करूंगा? पैसे अदा करूंगा, और उसको क्या बोलूंगा मैं? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बोलूंगा। और अल्टीमेट फिर मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो मैंने माल खरीदा ये 3 लाख रुपए का, तो उसकी कीमत है माल की, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाया वो भी तो इसी का पार्ट है या नहीं है? इसी का पार्ट होगा ना, मतलब इसी की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा या उसको नहीं बनाऊंगा? अल्टीमेट अगर मैं कहूं, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लिखा है 40,000 रुपए, तो मैं ये कहूंगा ना कि भाई मैंने माल जो टोटल खरीदा उसकी कीमत मुझे जो पड़ी, अल्टीमेट मुझे ये माल जो पड़ा, कितने का पड़ा? मुझे 3,40,000 रुपए का पड़ा। क्यों बोल रहा हूं ये बात कि 3,40,000 का पड़ा? इस वजह से कि मैंने असल कीमत माल की कितनी थी? आपने कहा 3 लाख रुपए। फिर मुझे उसको यहां तक लाने के लिए, कराची तक लाने के लिए 40,000 रुपए का क्या देना पड़ा? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देना पड़ा। तो वहां से यहां तक माल पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत कितनी पड़ गई मुझे? 3,40,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं ग्रॉस परचेजेस के अंदर क्या करूंगा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को ऐड करूंगा, ठीक है, जिससे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है, उस माल की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो अब ऐड कर देंगे हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो ऐड कर दिया मैंने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। कितना ऐड कर दूं? 40,000 रुपए का। ठीक है भाई, ऐड कर दिया मैंने 40,000 रुपए। अब क्या किया मैंने? उसमें से कुछ माल ऐसा था जिसको आप कह सकते हैं भाई वो मेरे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं था, यानी जैसा माल मैंने मांगा था वैसा माल नहीं था। या समझ लें कि भाई कोई माल डैमेज था या कोई डिफेक्ट था उसके अंदर, तो हमने क्या कर दिया? वो माल वापस कर दिया। जो माल हमने वापस कर दिया तो क्या क्या होगा भाई? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मेरे माल की कीमत में क्या हुआ? इजाफा हुआ। कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। सही है। अब जब मैं जितना माल वापस कर दूंगा, ठीक है, मतलब मैं उसको रखूंगा नहीं अपने पास, वो माल मैं क्या कर दूंगा? बस वापस कर दूंगा। तो क्या होगा? अल्टीमेट मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा। क्या चीज माइनस कर दूंगा? आपने कहा भाई परचेजेस रिटर्न क्या हो जाएगा? माइनस। और मुझे यहां पर देखें ये बताया हुआ परचेजेस रिटर्न कितने का? 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए की परचेजेस रिटर्न मुझे क्या करनी है? यहां से माइनस करनी है। इसी तरीके से मैं यहां से एक और चीज माइनस करूंगा, जो क्या है? मेरा परचेज डिस्काउंट, मतलब मुझे जो डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट भी क्या करूंगा? मैं यहां से माइनस कर दूंगा। और डिस्काउंट अगर मैं देखूं तो कितना बनता है? 30,000 रुपए। पहले लिख लें इसको, फिर समझाता हूं, बात समझ आ जाएगी आपको। ठीक है भाई, तो अल्टीमेट यहां पर आ जाएगा मेरे पास क्या? नेट परचेजेस। यानी ये मैंने कैलकुलेट कर लिया नेट परचेजेस को। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये क्या है? ये सिर्फ नेट परचेजेस है मेरी। ठीक है, अब नेट परचेजेस कितनी आई ये जानते हैं भाई। देखिए 3 लाख जमा किया 40,000, कितना हो गया? 3,40,000। 3,40,000 में से ये कितना कितना आ रहा है भाई? 20 और 30। 3,40,000 में से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो ये बचता है 2,90,000 रुपए। तो 2,90,000 रुपए की क्या हो गई? मेरी हो गई नेट परचेजेस। क्या बोला मैंने इसको? नेट परचेजेस का नाम दिया। अब जरा नेट परचेजेस को समझे है क्या चीज। देखें, अल्टीमेट जो मेरी फाइनल कॉस्ट होगी उस परचेज की, भाई देखिए मैंने माल खरीदा कितने का? 3 लाख का। फिर मैंने उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन दिया कितने का? 40,000। तो कितने का पड़ गया मुझे माल? 3,40,000 का। फिर अब 3,40,000 मेरी अभी तक की कॉस्ट है। ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया? मैंने 20,000 का माल क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब बताएं मेरी कॉस्ट कितनी बची? आपने कहा भाई लाजमी सी बात है, जो माल तुमने वापस कर दिया वो माल अब उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेरे पास 3,40,000 की कॉस्ट थी। 3,40,000 में से 20,000 का माल मैंने वापस कर दिया, तो कितनी कॉस्ट बची? 3,20,000 की कॉस्ट बची। अब 3,20,000 की जो कॉस्ट है, अब उस पर मजीद मुझे डिस्काउंट मिल गया, मुझे मिला है डिस्काउंट। तो आप खुद बताएं, अगर 100 रुपए वाली चीज पे आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा तो 100 रुपए कम होकर 80 रुपए 80 रुपए कॉस्ट होगी ना आपकी इसकी। ठीक है, तो आपने कहा भाई ठीक है, इसमें से क्या करो? मजीद माइनस कर दो। कितना? 30,000 रुपए माइनस कर दो।
ठीक है भाई, तो 30,000 में मजीद माइनस कर दिया तो बचा क्या आपके पास 2,90,000। तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल जो मेरे परचेज की मुझे कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी, वो पड़ी 2,90,000 रुपए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जो माल खरीदा है वो कितने का है, वो है 2,90,000 रुपए का। ठीक है भाई, तो 80,000 रुपए क्या आती मेरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, 2,90,000 रुपए का मैंने माल खरीदा। तो आप मुझे बताएं 80,000 का माल मेरे पास पहले से मौजूद था, 2,90,000 रुपए का माल मैंने और खरीदा, तो इस तरीके से जो टोटल माल मेरे पास हो गया वो कितना हो गया, आपने कहा 2,90,000 के अंदर 80,000 जोड़ दो, जमा कर दो, तो कितना हो जाएगा ये 3,70,000 रुपए। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो टोटल अवेलेबल है माल बेचने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, आपने कहा 3,70,000 रुपए उसकी क्या है कॉस्ट। ठीक है भाई, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लास्ट टाइम जो मैंने बताया था सेम वही बात, क्या बोलूंगा इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी जो माल मेरे पास बेचने के लिए मौजूद है वो कितना है, वो 3,70,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आज किस डेट पर मैं ये काम कर रहा हूं, दिसंबर 31, 2017 पर। भाई यहाँ पर तो मुझे ये पता चल रहा है ना कि टोटल जो आपके पास अवेलेबल था माल वो कितना था, 3,70,000 रुपए का। तो क्या आपने बेचा नहीं होगा माल, यकीनन बेचा होगा। अब कैसे पता चले कि भाई 3,70,000 रुपए में से कितना माल आपने बेच दिया, तो उसके लिए आपने देखनी है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जो कितनी बता रहा है 1,00,000 रुपए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग का मतलब यह है कि 1,00,000 रुपए का माल आपके पास आज बचा हुआ है, कितना, 1,00,000 का बचा हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल माल जो आपके पास मौजूद था बेचने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी थी, आपने कहा 3,70,000, और जो माल आज बच गया जो नहीं बिका, बच गया का मतलब जो माल अभी बिका नहीं है उसकी कॉस्ट कितनी है, आपने कहा 1,00,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माल बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो उसकी कॉस्ट है 2,70,000 रुपए। देखिए बिल्कुल सीधी बात है कि टोटल जो माल मेरे पास अवेलेबल है बेचने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, 3,70,000, और जो माल उसमें से बिकने से रह गया उसकी कॉस्ट कितनी है, आपने कहा 1,00,000। तो इसका मतलब जो माल बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,70,000। ठीक है भाई, तो क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा इसमें से, क्या माइनस कर दूंगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एम फॉर मर्चेंडाइज, आई फॉर इन्वेंट्री, कौन सी वाली भाई, एंडिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है आपकी, ये बताई हुई 1,00,000 रुपए। तो ये आप 1,00,000 रुपए यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से ये माइनस होने के बाद क्या आ जाएगा, जो माल बिक गया उसकी कॉस्ट आ जाएगी, और जो माल बिक जाता है उसकी कॉस्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है भाई, हमारा फाइनल टारगेट था कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करना है, तो ये आ गई मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जरा आप मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस में से माइनस हो रहा है, देखकर बताएं, यहाँ पे नेट सेल्स में से माइनस हो रहा है। तो जो चीज जिसमें से माइनस हो रही है उसको उसी के नीचे लिखना चाहिए। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितनी भी आ रही है उसको कहां लिखूं मैं, नेट सेल्स, ये रही नेट सेल्स 4,40,000, इसके नीचे लिखूंगा क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैंने कैलकुलेट की, तो 3,70,000 में से 1,00,000 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2,70,000। अच्छा भाई, अब मैंने आपको कहा कि भाई 440 में से जब आप 2,70,000 माइनस करेंगे तो 440 में से 440 माइनस 270, ये आ गया भाई 1,70,000 रुपए। ठीक है भाई, ये 1,70,000 रुपए क्या चीज कहलाएगी, इसे बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। 1,70,000, इसे क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दिया हमने ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दिया। ठीक है भाई, ओके भाई, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आया भाई, 1,70,000 रुपए। हमने क्या किया, हमने सेल्स में से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमें क्या मिला भाई, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब एक अहम सवाल, देखिए भाई हमने क्या किया है अभी तक, सेल्स में से सिर्फ अपनी क्या माइनस की है, कॉस्ट माइनस की है। यानी ऐसी बात है कि मेरे पास ये 3 मार्कर्स हैं, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन 3 मार्कर्स को मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। अब 3 मार्कर्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा भाई 150 रुपए कॉस्ट है, उसको मैंने बेचा कितने में, 200 रुपए में बेचा। ठीक है, अब 200 रुपए क्या हो गई, मेरी सेल्स हो गई, और मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरी कॉस्ट है 150 रुपए, तो इसका मतलब मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 50 रुपए का। ऐसे प्रॉफिट को मैं क्या नाम देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देता हूं।
अब आप जरा सोचें, क्या मार्केट्स बेचने के लिए, यहां तो मैंने 3 मार्केट्स की एग्जांपल दी ना, 3 मार्केट्स के लिए बिजनेस तो नहीं करूंगा, यकीनन बड़ा सेटअप होगा, 5000 मार्केट्स बेचे होंगे, 8000 मार्केट्स, ठीक है, 15000 मार्केट्स बेचे होंगे, 20000 मार्केट्स बेचे होंगे, ठीक है भाई। तो उसको मैनेज करने के लिए लाजमी सी बात है मेरे पास एक ऑफिस सेटअप भी होगा, वहां लोग काम भी करेंगे, मैं बिजनेस को एडवर्टाइज भी करूंगा, मैं रेंट भी पे करूंगा, मैं सैलरी भी पे करूंगा, मैं इंश्योरेंस भी पे करूंगा, ठीक है, मैं यूटिलिटीज भी पे करूंगा। तो ये वाले एक्सपेंसेस तो अभी तक हमने माइनस नहीं किए ना। मतलब आप अगर देखें कि सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ना सिर्फ मर्चेंडाइज और परचेजेस की बात हो रही होती है। वहां पर अदर एक्सपेंसेस जो आपके, सॉरी अदर नहीं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी तक माइनस नहीं हुए, वो भी तो माइनस करने हैं ना आपने। इसलिए उसके पहले के प्रॉफिट को, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होने से पहले के प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते हैं। अब मजीद इसमें से माइनस करूंगा क्या मैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर कहीं जाकर मुझे मिलेगा मेरा फाइनल प्रॉफिट, जिसको मैं नाम दूंगा नेट प्रॉफिट का। ठीक है भाई, तो अब मैं इसमें से मजीद माइनस करने जा रहा हूं। क्या माइनस करूंगा भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किस में से माइनस करूंगा मैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर आप देखें तो मेरे पास यहां पर क्या क्या गिवन है? एक तो ये गिवन है सैलरीज एक्सपेंस, और दूसरा क्या है? रेंट एक्सपेंस। और कुछ है यहां पर? नहीं, और कोई भी एक्सपेंस गिवन नहीं है, बस दो ही एक्सपेंसेस बताए हुए मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के हवाले से। अब आप जरा देखें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट कहां लिखा है? 170। तो जब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को टोटल करना होता है तो हम जिस चीज से माइनस कर रहे हैं उससे एक कॉलम अंदर आएंगे बस। तो 170 यहां लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, और मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने हैं, तो एक कॉलम अंदर आ जाऊंगा इससे। तो क्या लिखूंगा भाई? सबसे पहले यहां पर मैं सैलरीज एक्सपेंस कितना है? सैलरीज एक्सपेंस है भाई मेरा 45,000। एक कॉलम अंदर आऊंगा बस, ये आ गया यहां पर 45,000 का। और इसी तरीके से जो दूसरा एक्सपेंस है मेरे पास वो है रेंट एक्सपेंस। और रेंट एक्सपेंस कितना बताया हुआ है? 85,000 का। तो ये आ गया भाई 85,000 का रेंट एक्सपेंस। अब इन दोनों को जमा करूंगा, जो टोटल आएगा उसे क्या नाम दूंगा? उसे कहूंगा मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। असल में ये एक्सपेंसेस 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ठीक है, जितना गिवन है उतना लिख दें यहां पर। ठीक है, एक हो तो डायरेक्ट लिख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर दो भी होंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों को जमा करके फिर उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करवाना होगा। और उसके ऊपर जितने भी ज्यादा गिवन हो तो पहले क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे यहां पर इस तरीके से इनर कॉलम के अंदर, फिर उसका जो सम अप आएगा उस सम को लेकर माइनस करवा देंगे किसमें से? ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है भाई, तो यहां पर कितना हो जाएगा टोटल में करूं अगर? 85, 90, 94, 130, 1,00,000 और 30,000 रुपए के मेरे क्या हो गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो अल्टीमेट मेरे पास मेरा जो फाइनल प्रॉफिट है इस साल का, कौन से साल का? 2017 का, वो कितना है? मैंने कहा भाई 170 में से 30 माइनस कर दो तो ये बचता है कितना? 40,000 रुपए। और ये 40,000 रुपए का जो प्रॉफिट है ये मेरा फाइनल प्रॉफिट है, और उसको मैं नाम दूंगा, किस चीज का नाम दूंगा? नेट प्रॉफिट का। नॉर्मली इसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, फिर इसमें से फर्दर क्या होती है? कुछ चीजें मजीद कुछ होता है, माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन अभी सवाल में ये चीजें गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको क्या लिख रहे हैं? यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं। ठीक है भाई, और भी चीजें होती हैं इसके अंदर, वो फिर आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट जो है मैंने इनकम स्टेटमेंट का वो आपको मैंने करवा दिया। ठीक है, फिर इसमें अदर एक्सपेंसेस आते हैं, अदर इनकम्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वो टैक्स की बात होती है, ठीक है, तो वो चीजें अभी हमने डिस्कस नहीं की हैं। ठीक है, उसको फ्यूचर में आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। एंड के वक्त में उसको जाकर फिर हम मजीद एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। वैसे तो ये भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट नहीं है। आपके जो सवाल आता है, कराची बोर्ड का जो सवाल आता है उसके मुकाबले में काफी हद तक ये इनकम स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, मेजोरिटी क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं आपके पास। ठीक है भाई, तो इसमें एक आध चीज आप बस एडिशनल होगी तो फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे, आगे चल के देख लेंगे। तो ये था भाई आपका इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेस के साथ।
मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट समझा दी, सर्विस बिजनेस की किस तरह बनती है और ट्रेडिंग बिजनेस की किस तरह बनती है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है भाई, इस पे मजीद प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका ये एक क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इस पर हम काफी टाइम लगाएंगे। बैलेंस शीट इक्वेशन भी हमने आगे समझनी है, बैलेंस शीट इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे, देखिए उसके इफेक्ट्स को भी देखेंगे, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह हमने आगे के लेक्चर्स के अंदर करनी है। ठीक है भाई, तो आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।